मंच पर उपस्थित चीनी मिल खतौली के यूनिट हेड डॉक्टर अशोक जी, जीएम केन राठी साहब और डॉक्टर विकास मलिक जी, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, किसानों को अपना ज्ञान देते रहते हैं। साथ ही में मंच पर आसीन सभी अतिथिगण और इस हाल में मेरे सम्मुख उपस्थित विभिन्न ग्रामों से पधारे हुए हमारे कर्मठ किसान भाइयों को मैं स्वागत करते हुए अपनी बात यहाँ रखता हूँ। इस बार एक चिंता का विषय रहा कि गन्ने की जो पेराई थी और जो आपका उत्पादन था उसमें गिरावट देखी गई, चाहे चीनी मिल कोई भी हो और चाहे निचले क्षेत्र रहा हो, चाहे पॉपुलर का क्षेत्र हो और चाहे ऐसी चीनी मिल हो जिसने भुगतान किया और चाहे ऐसी चीनी मिल हो जिसने भुगतान नहीं किया, सभी में गिरावट आई है। तो ये विषय है जिस पर मंथन करने की आवश्यकता साइंटिस्टों को भी है। जो कंपनियां अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं, दवाई बना रही हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वो भी बैकएंड पर, साथ ही में साइंटिस्ट को भी, चीनी मिलों को, विभाग को और किसानों को भी, क्योंकि सारा दारोमदार वो किसानों पर है कि किस तरीके से उत्पादन गन्ने का बढ़ेगा। तो हमने अभी इस चीनी मिल क्षेत्र में देखा और पूरे मंडल में देखता हूँ कि जो ज़मीन हमारी है, सॉइल है, उसकी हेल्थ लगातार खराब होती जा रही है, जिसके कारण वैरायटी कोई भी हो उसमें रोग लगते हैं। किसी क्षेत्र में आप देखेंगे टापोरा ज़्यादा लगा है, शामली क्षेत्र में और शामली से जुड़ा हुआ, बड़ौद से जुड़ा हुआ क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ पे व्हाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, सफ़ेद मक्खी, कहीं पर देखेंगे तो मिलीबग आ गया और कहीं पर देखेंगे रेड रॉट बिल्ट और नाना प्रकार की बीमारी ब्लैक बग आ गया। लेकिन इसके सबके पीछे का जो कारण है वो सबसे प्रमुख कारण एक है कि ज़मीन हमारी खराब होती जा रही है। अभी आपकी चीनी मिल का सॉइल मैप मैंने जीएम केन राठी जी के चैम्बर में देखा तो उसमें देखा कि कितनी भी आपकी ज़मीन है, ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज सब में कम है, सब लाल रंग से पूरा दिखाई पड़ता है। तो सोचने की बात है, चाहे चीनी मिल हो और चाहे किसान, जब तक ज़मीन ही सही नहीं रहेगी उसमें हम किस्म चाहे जो लगाएं, गन्ने का उत्पादन ही नहीं, अन्य फसलें चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, ना तो अच्छी पैदा होंगी और न वह उतनी गुणवत्तापूर्ण होंगी, ना उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स होंगे और बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। अब बात आती है कि गन्ने के बाद गन्ना हम लेते हैं, एक तो समस्या हमारी ये है और दूसरा लेबर नहीं मिलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि घास भी हमको खेत में ख़त्म करनी है तो बीडीसाइड का प्रयोग करेंगे, तभी घास को ख़त्म करेंगे। और लेबर नहीं मिलती तो निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेढ़ों पर पूरे मंडल में हम देखते हैं कि सभी लोग पैक्लोब्यूट्राजॉल या ऐसी दवाइयाँ डाल रहे हैं जिससे पूरा का पूरी घास आपकी खत्म होती है और जड़ का जो तंत्र है, चाहे गन्ना कोई भी हो, वो खराब होता जा रहा है। तो ग्लाइफोसेट का हर जगह यूज हो रहा है, पैक्लोब्यूट्राजॉल नहीं, ग्लाइफोसेट का, तो इसका प्रयोग भी कम करना है और साथ ही में ज़मीन कैसे सुधरे इस पर काम करने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा सा बदलाव करें, आपकी चीनी मिल क्षेत्र में ही किसानों ने बदलाव किया और गन्ना जो कन्वेंशनल 60 सेंटीमीटर से लेकर के और 75 सेंटीमीटर की दूरी पर आप गन्ने की बुआई करते हैं, इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है। ज़मीन को सुधारने का कोई इसमें तरीका जो सफल हो, आसान हो, विकसित नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ पर किसान भाई गन्ने की बुआई 4.5 फीट से लेकर के और 5 फीट की दूरी पर ट्रेंच मेथड से कर रहे हैं, मैंने इस पर बहुत काम किया। इसके पहले पूर्व जनपद हमारे बिजनौर में काम किया, सीतापुर में किया और इस क्षेत्र में भी आपके बहुत से किसान इस विधि को अपना रहे हैं। और एक बार जो सही तरीके से ट्रेंच मेथड से गन्ना लगाते हैं, खास तौर से असौजी का गन्ना, तो निश्चित तौर से उनका उत्पादन भी बढ़ता है और बहुत से ऐसे स्कोप डेवलप होते हैं जिससे ज़मीन
और जमीन पर उगने वाली फसल दोनों में सुधार लाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में ही अभी हमने बसायच गांव और घटायन में किसान शायद नरेंद्र जी थे, उनके प्लाट का भ्रमण किया। चाहे उनका पेड़ी का गन्ना हो और चाहे पौधे का गन्ना हो, उन्होंने 4.5 फीट की दूरी पर और 5 फीट की दूरी पर गन्ने को लगाया है। बीच में उड़द लगाया है और कहीं पर मूंग लगाया है। हमारे एक किसान और हैं ओंकार त्यागी जी, जो बड़कली गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 5 तरीके के अन्न उपजाए हैं, उड़द, मूंग, ग्वार, थोड़ी सी उसमें ज्वार, थोड़ी सी मक्का, और उगा करके जब 4.5 फीट की दूरी में आप उगाएंगे तो बड़ी आसानी से छोटे ट्रैक्टर से, इवन बड़े ट्रैक्टर से भी आप उसको हरी खाद के रूप में अपने खेत में मिला सकते हैं। अब हरी खाद का फायदा क्या है? अगर हरी खाद आप खेत मिलाते हैं तो केवल ये नहीं कि उसमें नाइट्रोजन जो वातावरण में है उसको बैक्टीरिया फिक्स करते हैं और आने वाली फसल को नाइट्रोजन मिलती है, बल्कि उस जमीन की जो संरचना है वह बदलती है, जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वह भी बदलती है और फसल के अनुकूल होती है। जैसे जल के धारण की क्षमता बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें उसमें सुधार होता है, पीएच में सुधार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो फर्टिलाइजर के अपटेक में, एब्जॉर्प्शन में अभूतपूर्व सुधार देखा जाता है। चूंकि इस एरिया में गन्ने के बाद गन्ना बोते हैं तो गन्ने में लगने वाले कीट, चाहे वो टॉप बोरर हो, चाहे अर्ली शूट बोरर हो, रेड रॉट बीमारी हो, बिल्ट बीमारी हो, रूट स्टॉक बोरर हो, इंटरनोड बोरर हो, ये सारी बीमारियां कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। गन्ना बोते हैं और गन्ना काट कर गन्ना बोते हैं। लेकिन अगर ऐसे बायोलॉजिकल बैरियर यानी 5 फीट की दूरी में जो जगह खाली है उसमें कोई दूसरी दलहनी फसल लगाते हैं तो दलहनी फसल इन बीमारियों को और इन कीट पतंगों के प्रसार को बहुत आसानी से रोकती है। और साथ ही में आपको मैं यहाँ पर इंगित करूँगा कि जब दलहनी फसल लगाते हैं तो दलहनी फसल में टैप रूट होती है। गन्ने में एडवेंशियस रूट पाई जाती हैं और दलहनी फसलों में टैप रूट होती है। तो जमीन की ड्रिलिंग का काम भी दलहनी फसल करती है, जिससे जमीन आपकी पोरस होती है, छिद्र वाली होती है, और उससे फायदा यह होता है कि गन्ने की जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। जो फसल लगाते हैं उसका विकास अच्छा होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में एक केमिकल, एक ग्लू निकलता है, जिससे सैंडी सॉइल जो बलुई मिट्टी है, वो बलुई मिट्टी को बांधने का काम भी दलहनी फसल आसानी से करती है। और फर्टिलाइजर जब डालते हैं भविष्य में तो उसके एब्जॉर्प्शन में भी दलहनी फसलें मदद करती हैं। जुताई करते हैं, मल्चिंग का काम करती है। जहाँ पर बीच में जगह खाली है वहाँ दलहनी फसल लगाते हैं तो वहाँ बीड खरपतवार नहीं उग पाते हैं और उससे जुताई करके आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये एक आसान तरीका है, चाहे पेड़ी गन्ना हो और चाहे पौधा गन्ना हो, उसमें दलहनी फसलों को इंटर रो स्पेस में 2 लाइनों के बीच में लगा करके और ज़मीन को निरंतर आप सुधार सकते हैं। मैप हमने देखा, उसमें एवरेज जो ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज आ रहा है वो 0.43 आ रहा है। और कई क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा गन्ना की इंटेंसिटी है, ज़्यादा क्षेत्रों में और ज़्यादा दिनों तक गन्ना बोया जा रहा है, वहाँ पर ये अनुपात 0.25% तक भी देखा गया है, जो काफ़ी चिंताजनक है। अगर ये ऐसे घटता चला गया तो अभी जो आप 1 एकड़ में बुआई के समय 1 बैग सपोज करें कि यूरिया डालते हैं तो आने वाले समय में आपको 1.5 बैग यूरिया हो सकता है डालनी पड़े, फास्फोरस पोटास की डोज बढ़ानी पड़े। पूरे क्षेत्र में बोरान की कमी पहले नहीं देखी गई, केवल 2 सेंटर छोड़ करके पूरी चीनी मिल में बोरान की कमी है। जिंक तो हर किसान डालता है, लेकिन ये देखा गया बोरान नहीं डालते हैं लोग। लेकिन अगर गोबर की सड़ी खाद और जैसा मैंने बताया कि हरी खाद उगाएं तो जो पोषक तत्वों की, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो पहले कभी नहीं देखी गई और वह सर्वत्र दिखाई पड़ रही है, अभी 2 दिखाई पड़ते हैं। कल को पता चला कि 16 के 16 पोषक तत्व आपके कम है आपके क्षेत्र में, और सभी को फर्टिलाइजर के माध्यम से अगर देना पड़े तो आपकी खेती की लागत बढ़ जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि ट्रेंच मेथड पर आप अपनी खेती को लेकर आएं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें खेती को आप आसान बना सकते हैं और साथ में कम लागत वाली भी इसको बना सकते हैं, और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो आसान खेती करेगी। जो खेती आप करते रहे हैं ट्रेडिशनल, उसको करना आसान नहीं है, क्योंकि अब ना तो लेबर उतना मिलता है और न लेबर के पास उतनी ताकत है, ना वो उतना काम करने की उनके अंदर क्षमता है। तो ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल मेथड है, एक बार अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आगे चल करके आपको ये आसान लगेगा। जब तक आप 60 सेंटीमीटर पर कर रहे हैं तब तक आपको लगता है कि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा आकलन पेश करता हूं कि अगर 1 बीघे की निराई गुड़ाई आपको मैनुअल करनी हो तो आपकी लागत कितनी आ जाती है? लगभग 700 से लेकर के 1000 रुपए के बीच में आती है। अगर 1 एकड़ की करनी है तो मोटे तौर पे 3500 से लेकर के 4000 के बीच में आती है। लेकिन अगर यही छोटे ट्रैक्टर से करते हैं 1 एकड़ में निराई गुड़ाई, समय से आप कर सकते हैं, तो उसकी लागत केवल 500 रुपये आती है। वहां पर आप लागत को घटा सकते हैं। अगर आपने ट्रेंच बनाया है, 30 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच बनाई है, तो उसमें पानी अगर लगाते हैं तो पानी की बचत होती है, एक अलग बात है। लेकिन सब सॉइल मॉइस्चर, जमीन के अंदर की नमी जिसमें पोषक तत्व पहले से खुले हुए हैं, वह पौधे को मिलते हैं। पौधे का विकास, उसकी टिल्डिंग यानी ब्यात अधिक होती है, पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और पूरे खेत में जब पानी नहीं लगता है, केवल ट्रेंच की नाली में पानी लगता है, तो खरपतवार भी कम उगते हैं। जो पोषक तत्व आप जमीन में डालते हैं वो खरपतवार यूज नहीं करते हैं, बल्कि गन्ने के काम आता है। तो 1 दाना यूरिया की जो पोटेंसी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वह बढ़ जाती है अगर इस मेथड से आप गन्ने की खेती करते हैं। हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आप ट्रेस मल्चिंग करें, लेकिन जब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर गन्ना बोते हैं तो गन्ने में हर जगह पत्तियां बिखर जाती हैं, और आप ट्रेस मल्चिंग नहीं बल्कि उसमें आग लगाते हैं या तो बेच देते हैं, जिससे ज़मीन को भी नुकसान होता है। आर्गेनिक कार्बन आपके खेत में जो पैदा हुई, भगवान के कृपा से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा हुई, उसको आप खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर ये दूरी आप 5 फीट कर लें, 2 लाइनों के बीच में पत्ती अगर बिछा देते हैं और बाद में RMD मशीन चला देते हैं, पेड़ी गन्ने का प्रबंधन करते हैं, तो निश्चित तौर से उस पत्ती को खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको बताएं कि अगर आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो टेम्परेचर राइज नहीं करता है और नमी का ह्रास भी जल्दी नहीं होता है। ये जो पत्तियां हैं एक तरीके से मल्चिंग का काम भी करती हैं, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी एक बार सिंचाई करते हैं तो आपके खेत में पानी भी रुकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हो, चाहे हमारी चीनी मिल हो या वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा अगर काम करने की आवश्यकता है तो ज़मीन को सुधारने पर काम करने की आवश्यकता है। इसका जो नुकसान है वो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में अभी सर्वत्र हमने देखा कि हर जगह उपज घट रही है। कोई कहता है पॉपुलर बढ़ा है इसलिए, कहीं कहते हैं कि बारिश ज़्यादा हुई है इसलिए, वैरायटी चेंज हुई इसलिए, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी कि ज़मीन हमारी खराब होती जा रही है। पूरब में नहीं देखा गया कि रूट स्टॉक बोरर आया हो, लेकिन इस क्षेत्र में हमने देखा रूट स्टॉक बोरर, खास तौर से चाहे 118 हो या 1503 वैरायटी, बहुत देखा गया। एक वैरायटी लोग करनाल से लाए थे, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा लगा, और इतना लगा कि एक माइनर पेस्ट रूट स्टॉक बोरर था, और लास्ट ईयर ऐसे लग रहा था कि मेजर पेस्ट है, सबसे बड़ा गन्ने का दुश्मन लग रहा था। खेत के खेत सूखते चले जा रहे थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण था जो ग्लाइफोसेट हम लोग पेड़ों के किनारे यूज करते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए, जब पानी लगाते हैं उसके माध्यम से, और जब बारिश होती है तो उसके माध्यम से वो जो खरपतवार नाशी है जो सारे खरपतवार को नष्ट करता है, वो गन्ने की जड़ों पर भी कमजोर करता है और फिर उसको अनुकूल बनाता है रूट स्टॉक बोरर के अटैक के लिए, बिल्ट के लिए और रेड रॉट के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडीसाइड का ज़्यादा प्रयोग ना करें। दूरी अगर ट्रेंच पर आप लेकर जाएंगे तो छोटे ट्रैक्टर से, पावर टिलर के माध्यम से खरपतवार खत्म करने का काम आप आसानी से और समय से कर पाएंगे, जिससे गन्ने का उत्पादन भी आपका बढ़ेगा। इस समय जो विजिलेंट रहने की आवश्यकता है
अभी हमारे बात के काफ़ी वक्ता हैं, मलिक साहब हैं, आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉप बोरर, जो आपका टॉप बोरर है, वो गन्ने का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो टॉप बोरर से होता है, और केवल CTPR से, यानी जिसको हम क्लोरेंट्रोनिलप्राल या पहले जिसको हम कोराजन कहते रहे हैं 17.8%, उससे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको विभिन्न तरीके से आप कंट्रोल करेंगे तब जाकर कंट्रोल हो पाएगा। भारत में इसकी 5 से लेकर 7 पीढ़ियां तक हो जाती हैं, लेकिन अगर किसान भाई इसको पहली पीढ़ी, दूसरी और तीसरी में सजग रहें तो इसकी आगे की पीढ़ियां काफ़ी कमज़ोर होती हैं और गन्ने का नुकसान नहीं कर पाती हैं। मेथड यही है कि जैसे आपके खेत में सफ़ेद मक्खी वो उड़ती दिखाई पड़े तो आपके खेत में पहले से ही लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगे होने चाहिए, ताकि आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकें और खेत में इनका नियंत्रण भी कर सकें। इसके बारे में बात के वक्ता बताएंगे। और दूसरा जो मेथड है, मैकेनिकल मेथड, ये है कि अगर आपको दिखता है कि किसी पत्ती के नीचे भूरे रंग से ढके हुए अंडे, छोटे छोटे अंडे रखे हैं, तो उस पत्ती को आप तोड़ दें। पिछली बार पूरे मंडल में अभियान चलाया गया और करीब 42 लाख गन्ने की पत्तियां सभी चीनी मिलों ने उसकी तोड़ी थी, तो टॉप बोरर काफ़ी हद तक हम लोग नियंत्रण कर पाए। और इसी तरीके से जो सूट है, यानी गन्ने का जो पौधा है, उसमें आपको अगर कहीं भी छेद दिखाई पड़े, और मैं तो कहता हूँ छेद नहीं, जब धारी दिखाई पड़े लाल रंग की, जिससे कैटरपिलर टॉप बोरर का गन्ने के अंदर, गोफ के अंदर, स्पंडल के अंदर प्रवेश करता है, उसी स्टेज में उसको काट कर अगर नष्ट कर दें तो आगे वो मक्खी बन करके और अंडे नहीं देगा। देखिए, अंडे देने का टाइम केवल 4-5 दिन का है, अंडे उसके 7 दिन में हैच होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान उसकी स्टेज करती है कैटरपिलर, वो गन्ने में 25 से 30 दिन तक रहती है, छेद करती है, गन्ने का पूरा जो मदर सूट होता है, सबसे अच्छा गन्ना होता है, उसको ख़त्म करती है, उसको नष्ट कर देती है। तो जितना इनिशियल स्टेज में आप यूज़ करेंगे, उसको हटाएंगे पत्ती काट करके, और साथ ही में उसको पौधे को काट करके, तब उसका नियंत्रण कर पाएंगे। CTPR के हमने बहुत सारे खेत देखे। सभी चीनी मिलों को मैंने निर्देशित किया कि जहाँ पर CTPR यूज़ किया गया वहाँ पर मॉनिटर करके देखें क्या उसके अंदर जिंदा कैटरपिलर मिल रहा है कि नहीं। अभी हम लोगों ने राठी जी के साथ में गांव देखा तो वहाँ पर CTPR लगा हुआ था, इसके बाद भी कैटरपिलर उसके अंदर जिंदा है। इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है और केवल CTPR से नहीं मर रहा है। तो इसलिए इस मेथड को आपको प्रयोग करना है। खेत का सैनिटेशन जरूरी है। लास्ट ईयर कई जगहों पर देखा गया कि व्हाइट फ्लाई, और खास तौर से जहाँ पर छायादार स्थान थे वहाँ लगा था, इसके प्रति सजग रहना है। और कुछ एरिया में आप देखेंगे ब्लैक बग आता है। ब्लैक बग उन्हीं खेतों में ज़्यादा आता है जहाँ पर आप सिंचाई देर से करते हैं, या सैनिटेशन यानी खरपतवार बहुत ज़्यादा है खेत के अंदर, पत्तियाँ पहले से पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से ब्लैक बग का आपतन देखा गया। ये भी एक तरीके से माइनर पेस्ट है, लेकिन कई खेतों में लास्ट ईयर हम लोगों को पूरे के पूरे खेत कटवाने पड़े। तो मेरा आपसे अनुरोध है, केवल 2 अनुरोध है। एक तो ज़मीन में सुधार करें, और दूसरा अनुरोध है कि जो गन्ने की बुआई का मेथड है वो ट्रेंच पर लगाएं, क्योंकि इसका ऑटोमेशन बुआई से लेकर के और गन्ने की कटाई तक आगे संभव है। सट्टा नीति में हम प्रावधान गन्ना आयुक्त महोदय के स्तर से सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि गन्ना आयुक्त महोदय ने ये डिसीजन दिया है कि आगे जो किसान ट्रेंच मेथड से गन्ना बोएंगे, इनका सर्वे इस बार अलग किया जाएगा, उसकी मैपिंग अलग की जाएगी, ताकि चीनी मिलें अगर ऑटोमेटिक हार्वेस्टर खरीदती हैं, जैसा कि इनको निर्देश भी दिया जा चुका है, तो ऑटोमेटिक हार्वेस्टर से आपकी हार्वेस्टिंग कराई जाएगी। और ये हार्वेस्टर केवल उन्हीं खेतों में चल सकते हैं आसानी से जहां पर ट्रेंच मेथड से गन्ना बोया गया है। हार्वेस्टर का फायदा है कि आपकी हार्वेस्टिंग एक साथ होती है, पेड़ी गन्ना एक साथ होता है, गन्ने की चाहे सूखी पत्तियां हो चाहे हरी पत्तियां हो और चाहे घास हो। निश्चित तौर से इसका एक बड़ा फायदा हो जाता है कि ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज अगर हम ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग कराएं तो 3-4 साल में ये राइज कर जाएगा। तो एक समस्या जो जमीन खराब होने की है, इससे निजात भी हम लोग पा सकते हैं, लेकिन मेथड वही है।
जैसे रामायण में संपुट होता है वैसे कि आपको ट्रेंच मेथड पे आना पड़ेगा। वो आप कहेंगे ट्रेंच मेथड के बारे में हमने बहुत बताया, बहुत लाभकारी है, लेकिन उसके कुछ सामान्य जो तकनीकी पॉइंट हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंच मेथड जिस खेत में गन्ना बुआई करनी हो तो गहरी जुताई करें। उसके लिए चीनी मिल में एमबी प्लाऊ है, आपके समिति में एमबी प्लाऊ है, चिजलर है, वहाँ से आप ले सकते हैं, स्वयं भी परचेज कर सकते हैं, सस्ते यंत्र हैं। और गहरी जुताई करेंगे तभी ट्रेंच गहरी बनेगी। ट्रेंच की गहराई हमेशा 30 सेंटीमीटर लगभग रखें। जहाँ पर बहुत बलुई मिट्टी है आप उसको 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच में कर सकते हैं। साथ में हमेशा ये ध्यान रखें जब गन्ने की बुआई करें तो मिट्टी केवल 2 अंगुल मिट्टी डालें, लेकिन उसकी एक शर्त है, 2 अंगुल मिट्टी आप तभी डाल पाएंगे जब मिट्टी आपकी भुरभुरी हो, बहुत बड़े बड़े उसमें रोड़े ना हो, बोल्डर ना हो। अगर रोड़े होंगे, बोल्डर होंगे तो नमी जल्दी चली जाएगी, गन्ना कायदे से ढकेगा नहीं और बाद में गन्ने का जमाव प्रभावित हो जाता है। खाद डालें, नाली में डालें। कई वैज्ञानिक, कई किसान अपना मेथड अपनाते हैं और बुआई के समय यूरिया नहीं डालते हैं, लेकिन यूरिया की जो संस्तुत डोज है वो जरूर डालें। 1 एकड़ में बुआई के समय 70 किलोग्राम अगर डीएपी डालते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम यूरिया भी उसमें डालनी आवश्यक होती है। 40 किलोग्राम पोटास 1 एकड़ के लिए ये डोज है। एक कोई न कोई इंसेक्टिसाइड बुआई के समय अवश्य डालें, चाहे आप पिप्रोनिल का प्रयोग कर लें और चाहे किसी अन्य पेस्टिसाइड का जो हमारी चीनी मिलों के पास उपलब्ध है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम जब बीज का शोधन आप कर रहे हो 2 ग्राम बेविस्टिन 1 लीटर पानी मिला करके तो उसमें थोड़ा सा इमिडाक्लोरपिड 1 ml मिला लेंगे। अगर 1 लीटर में 100 लीटर पानी में 100 ml मिला लेंगे तो कम से कम बीज का टुकड़ा सुरक्षित होगा, उस पर जल्दी से कीड़े नहीं लग पाएंगे। चूंकि ये सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, इसका काफी असर रहता है। मिट्टी कम डालें और दूसरा इसका सिद्धांत है कि पानी नाली में लगाएं केवल, और नाली में ही लगाएं, पूरे खेत में पानी न भरें। पूरे खेत में पानी भरते हैं, अभी हमारे एक किसान बहुत अच्छे हैं सत्य प्रकाश तिवारी जी, उन्होंने पूरे खेत में पानी भरा, दूसरे दिन बारिश हो गई, मिट्टी उन्होंने 2 अंगुल डाली थी, मिट्टी आ गई 4-5 अंगुल। फिर उन्होंने कहा अब क्या करें, फेसबुक पर उन्होंने लिखा कि इसमें किसान भाई बताएं क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा इसमें कुछ नहीं है, केवल जो नाली में पानी भरा है इसको आपको साइड में नाली बना करके और खेत में ही गड्ढा बना करके पानी का जो लेवल है उसको कम करना पड़ेगा ताकि इसका जमाव आसानी से हो जाए। तो इसका सिद्धांत ये केवल मिट्टी आप 2 अंगुल ढकें, इससे ज़्यादा न ढकें और नमी बनाए रखें। 50 दिन लगभग खरपतवार न होने दें, ट्रेंच का गन्ना अपने आप बढ़ेगा। मिट्टी अगर शुरुआत में कम डालते हैं तो जो खेत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो सबसे हल्की मिट्टी होती है। हवा चलती है या आप निराई गुड़ाई करते हैं, जो हल्की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो सबसे पहले गन्ने के संपर्क में आती है, वहाँ गिरती है। अगर आप शुरुआत में ही ढक देते हैं, पाटा मार देते हैं और फिर पूरे खेत में पानी लगाते हैं, इसका उल्टा देखिए तो पूरे खेत में खरपतवार होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पूरा खेत आपका कंपैक्ट होता है, जड़ों के विकास के लिए अनुकूल नहीं रह जाता है। और साथ ही में जो जमीन के अंदर एक तरीके से नमी और हवा का अनुपात 50-50% का होना चाहिए, वो घट जाता है। जमीन सांस नहीं ले पाती है, पौधे की जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं तो उनका विकास रुक जाता है। इसीलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि केवल 2 अंगुल मिट्टी का प्रयोग करें। ये इतनी बारीकी अगर करेंगे तो निश्चित तौर से ट्रेंच से एक अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। ट्रेंच के 2 मेथड हैं, एक सिंगल लाइन का मेथड है जिसमें एक नाली में एक सिंगल लाइन में गन्ना बोते हैं और दूसरा है डबल लाइन में बोते हैं। बसाइच में सुनील कंबोज जी हमारे किसान हैं, मैंने देखा है कि उनका प्लाट सबसे अच्छा है ट्रेंच का। उन्होंने गन्ने के साथ आलू भी लगा रखा था। तो आप लोग इस गोष्ठी में आए हैं, मैं आपसे एक आह्वान करूंगा, चाहे चीनी मिल के माध्यम से और चाहे स्वयं जा करके उस प्लाट को आप देख लें। मैंने उसको देखा था, अभी मैंने देखा नवंबर में, फिर उसको फरवरी में और फिर हम लोग को लगता है मार्च में और अप्रैल में भी देखा। क्यों देखा? क्योंकि हमें वो गन्ना और उसका मेथड, उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? ट्रेंच तो यहाँ सब लगाते हैं, लेकिन ट्रेंच लगाकर ज़्यादातर लोग मिट्टी से पाट देते हैं। टिलरिंग होती है, उनकी टिलरिंग अगर हुई है 25 दिन में, तो बाकी लोगों की टिलरिंग आज भी चल रही है। और जो टिलरिंग आज भी होगी और आज के
20 दिन बाद तक होती रहेगी, उसमें से टिलर गन्ने बन नहीं पाते हैं। अगर बनते भी हैं तो उनका वजन वो नहीं होता है जो आज के 2 महीने पहले टिलर्स बन चुके हैं। तो मिट्टी जब डालेंगे कम तो आपके जो गन्नों की संख्या है, मिलेबल गेन की संख्या है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन उस गन्नों का वजन और उसमें चीनी का पड़ता, जिससे गन्ने का वजन बढ़ता है, यानी उसमें चीनी की मात्रा भी उस गन्ने में बढ़ेगी। तो उस खेत को, सुनील कंबोज जी का खेत है, आप लोग उसको जरूर देखें और जिस मेथड से उन्होंने किया उनसे बात करें, और उस तरीके का अगर ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना आप उगा सकें तो जो हमने बात शुरुआत की थी कि गन्ने की उपज कम क्यों हुई, उसकी एक एनालिसिस आप कर पाएंगे और उससे आपको निजात मिलेगी, गन्ने का उत्पादन आप निश्चित तौर से बढ़ा पाएंगे। मुझे एक मीटिंग में भी जाना है, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और फिर कभी गोष्ठी होगी मैं आपसे जरूर मिलूंगा और अपनी बात पुनः रखूंगा। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।